का जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। जिस तरह से छत्तीसगढ़ कांग्रेस के भीतर बयानबाजियों का दौर चल पड़ा है, चाहे संगठन की मजबूती को लेके, संगठन के विस्तार को लेके, या फिर सरकार को घेरने को लेके, और अब नई चर्चा मुख्यमंत्री बनने को लेके, सूबे में सियासत गर्मा गई है। दरअसल वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के पहले उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कह दिया कि हमारी या मेरी प्राथमिकता कांग्रेस की सरकार बनाने की है, मुख्यमंत्री बनने की नहीं है। पीसीसी चीफ दीपक बैज से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी कह दिया कि मैं मुख्यमंत्री के रेस से कोसों दूर हूं। सवाल यह है, चुनाव तो 4 साल बाद है, सीएम पद की चर्चा अभी से क्यों? आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री बनने की बात कही नहीं है। मेरा लक्ष्य केवल एक है कि कांग्रेस पार्टी को अगले बार सत्ता में कैसे पहुंचाना। मैं इस दौड़ से मैं काफी दूर हूं और मैं कभी सोचा भी नहीं हूं। विपक्ष की चिंता तो इस बात में रहनी चाहिए कि सरकार को कैसे घेरें, लेकिन विपक्षी दल इस समय आज से लगभग 4 साल दूर विधानसभा चुनाव के बाद सीएम पद और चेहरे को लेकर चिंतित हैं। साथ ही कांग्रेस के नेता सत्ता बनाने और मुख्यमंत्री कौन होगा इसकी टेंशन में ज्यादा दिख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में इस वक्त सबसे चर्चित बयान यदि किसी नेता के आते हैं तो वो है टीएस सिंहदेव। मंगलवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को सुनिए, वो क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस की प्राथमिकता सरकार बनाना है, मुख्यमंत्री बनना नहीं है। इससे भी ज्यादा गौर से पीसीसी चीफ दीपक बैज के उस बयान को सुनना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा कि अभी से ही अपने आप को मुख्यमंत्री की रेस से उन्होंने कोसों दूर रख लिया है। दीपक बैज कह रहे हैं कि मैं संगठन का प्रमुख हूं, मेरा दायित्व सबके साथ मिलकर फिर से सरकार बनाना है। जो भी मेरे तरफ से हो सकता है, मेरे जीवन का आने वाले 4 सालों का लक्ष्य सीधा ये है। और इसमें ये भी क्लियर कर दूं, मुख्यमंत्री कहीं नहीं है, मुख्यमंत्री बनने की बात कही नहीं है। मेरा लक्ष्य केवल एक है कि कांग्रेस पार्टी को अगले बार सत्ता में कैसे सरकार बनेगी, पार्टी जिसको भी जवाब दे दे, जवाबदारी दे दे, लेकिन मैं इस दौड़ से मैं काफी दूर हूं और मैं कभी सोचा भी नहीं हूं। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि जब तक मैं इस कुर्सी में हूं तब तक मैं पार्टी के लिए काम करूंगा और सरकार लाना सब लोग मिलकर, ये हमारी प्राथमिकता है। पहले कांग्रेस को लेकर सिर्फ रार और दरार की खबरें निकलकर सामने आती थी। अब अचानक भविष्य के गर्भ में मौजूद समय को परिकल्पित भी किया जा रहा है। खैर, राजनीति और उसकी बयानबाजियां कहीं भी पहुंच सकती हैं। अब कांग्रेस का सियासी सुर सामने आया तो इसमें बीजेपी का पलटवार भी जरूरी है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस बयान पर तंज कसा और कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना अच्छी बात है। दीपक बैज प्रदेश अध्यक्ष रहते बीजेपी के मंडल अध्यक्ष से हारे हैं। पता नहीं दीपक बैज का सलाहकार कौन है। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना है तो इस पर किसी को रोक नहीं है। वास्तविकता ये है कि कांग्रेस की दुर्दशा सब जगह दिख रही है। देखिए, दीपक बैज जी प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए हमारे मंडल अध्यक्ष से हारे। छत्तीसगढ़ में पक्ष और विपक्ष में घमासान नगरीय निकाय चुनाव को लेकर होना था। उसके मुद्दे तलाशने थे, सरकार को घेरना था। कहीं नेताओं ने यह तो नहीं सोच लिया कि इसी नगरीय निकाय चुनाव में सत्ता मिल जाएगी और मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। खैर, कांग्रेस कुछ समय से पहले अपने दल को मजबूत करने में जुटी हुई है, हार के कारण तलाशने में जुटी हुई है। उसी बीच इस तरह की बयानबाजियां आखिर क्यों हो रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। बहरहाल, पहले सरकार बनाएंगे या मुख्यमंत्री, इसके कयास लग रहे हैं। उससे पहले जानकारों का मानना है कि पहले एकजुट हो जाइए, मजबूत विपक्ष बनिए। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़।
आपने इस रिपोर्ट को देखा और रिपोर्ट देख के समझ गए होंगे कि सियासत किस करवट बैठ रही है, सियासत कहां चल रही है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास और वरिष्ठ मेहमान हमारे से जुड़े। मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से राजीव चक्रवर्ती जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। राजीव जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से धनंजय सिंह ठाकुर जी वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है। धनंजय जी आपका स्वागत है। सूबे के वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक के शर्मा जी भी हमारे साथ है। के जी आपका भी बहुत स्वागत है। धनंजय जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, क्यों अचानक मुख्यमंत्री को लेके चर्चा शुरू हो गई कांग्रेस के भीतर? चुनाव को तो 4 साल हैं अभी। देखिए अवधेश जी, जहां तक मैं समझ पाया हूं, टीएस सिंहदेव जी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बैठक अपने क्षेत्र में ले रहे थे। बिल्कुल स्वाभाविक भी बात है, जब कार्यकर्ताओं के बीच हमारे नेता जाते हैं तो बहुत सारी बातें सामने आती है, बहुत सारी बातों का जवाब उनको देना पड़ता है। बिल्कुल सर। और हम सबका एक ही लक्ष्य है कि आने वाले जो विधानसभा के चुनाव है पर होंगे 2028 में, तो सारे नेताओं का, कार्यकर्ताओं का एक ही लक्ष्य है, सरकार बनाना और मुख्यमंत्री तय करना हमारे केंद्रीय नेतृत्व का अधिकार है। बिल्कुल सर। स्वाभाविक बात है, जब कार्यकर्ताओं ने कोई सवाल पूछा होगा तो उनका उन्होंने जवाब दिया है। अपने लक्ष्य बताने का काम किया। उनका भी एक ही लक्ष्य है कि यहाँ पे हम सरकार बनाए, कैसे भी करके आने वाले चुनाव में हम बेहतर प्रदर्शन करें। नगरीय निकाय चुनाव में अगर बेहतर प्रदर्शन करेंगे तो स्वाभाविक बात है उसका प्रतिसाद हमको विधानसभा चुनाव मिलेगा। और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा इससे संचालित भी होती है। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बन के जब दीपक बैज जी आए थे ना, तो आपको याद होगा उनका पहला ही बयान था कि वो सरकार बनाने के लिए आए हैं और उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनना है। और आज भी जब मीडिया के साथियों ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने इस पर जवाब दिया, उनकी जिम्मेदारी जो है उस जिम्मेदारी को निर्वहन कर रहे हैं और बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रखे हैं। बिल्कुल। तो स्वाभाविक बात है, सबका लक्ष्य सरकार बनाना है और जिस हम प्रयास कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं से सवाल आते हैं तब उनका जवाब भी हमको देना पड़ता है। वहीं से बातें सामने आई है। राजीव जी, कांग्रेस तो मुख्यमंत्री बनाने को लेके या सरकार बनाने को लेके चर्चा कर रही है, आप लोग नगरीय निकाय और निगम मंडल में उलझे हुए हैं, जवाब दीजिए जरा। देखिए, सरकार को जनादेश मिले और नए मुख्यमंत्री को बने, आज ठीक पहला वर्ष है। आज से 1 वर्ष पूर्व आज नए मुख्यमंत्री की घोषणा हुई थी और 4 वर्ष अभी चुनाव के बचे हैं। दरअसल ये पीड़ा है टीएस सिंहदेव जी की, एक पीड़ा है कि जो कहता है कि वक्त चिलमन पे लहू हमने दिया, जब बाहर आई तो कहते अब तेरा कोई काम नहीं। 2017 और 18 की वो बातें याद है कि जब टीएस सिंहदेव जी जगह जगह घूमकर कि किस मतदाता को किस बात की आवश्यकता है, उन्होंने एक बहुत बुलेट जो चुनावी घोषणा पत्र उन्होंने बनाया और सरगुजा और बस्तर में उनकी रणनीति काम आई। और जो फॉर्मूला हुआ 2.5 वर्ष का, तो उन्हें उससे कोसों दूर रख दिया गया। जब आखिरी के 9 महीने बचे थे उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो उनकी ये पीड़ा है कि अभी हम संघर्ष कर रहे हैं, जैसे विपक्ष का काम रहता है, लेकिन ठीक जब सरकार बनेगी तो मुझे आप याद मत रखना, क्योंकि मैं तो दूध में मक्खी की तरह हटा दिया जाऊंगा। ये उनकी पीड़ा है कि मैं काम कर रहा हूं। दूसरी बात अवधेश जी जो सबसे जरूरी है, जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे तो हम सभी जो सामाजिक संगठन के लोग हैं उन्हें कोविड काल में कुछ राशि सौंपने गए थे कि इससे जन सरोकार के कुछ कार्य हो, गरीबों को मदद हो। तो उन्होंने कहा इसे ले लिया। फिर जब हम चर्चा की कि कोविड के लिए क्या क्या काम किया जा रहा है, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई कोविड की जो मेडिकल की बैठक होती है मुझे मुख्यमंत्री जी बुलाते नहीं है, तो सीधे स्वास्थ्य सचिव से, डीएमई से, स्वास्थ्य डायरेक्टर से बात करते हैं। तो ये बातें हैं जिसमें जिम्मेदारों को नहीं बुलाया जाता। ठीक है, अपनी राजनीतिक मजबूरियां हैं, मैं लौटूंगा उस विषय पे भी। मैं जब एक बार के जी का रुख कर लेता हूं। के जी, राजनीति इतनी तेज चलेगी, इस बात का अंदेशा था क्या आपको? आप तो बड़े पत्रकार हैं, सूबे के वरिष्ठ जानकार हैं, कई चुनाव आपने कवर किए देखे हैं। इतनी तेज सियासत कांग्रेस के भीतर कि 28 की रणनीति 24 के अंत में बनाई जा रही है? देखिए, मुझे लगता है टीएस सिंहदेव एक साफ गोई से बात करने वाले नेता के रूप में जाने पहचाने जाते हैं और विपक्ष के पसंदीदा नेता भी कह सकते हैं। जिस तरह से टीएस सिंहदेव के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर की बात आती है और भूपेश बघेल पर आक्रामक रहती है भाजपा। अब यहाँ पे आती है टीएस सिंहदेव ने जो कहा है वो सरगुजा में निश्चित रूप से नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारी कांग्रेस कर रही है, जहां पे अभी उनका वर्चस्व स्थापित है। अभी अब टीएस सिंहदेव का जो कहना है कि सरकार बनाने
कि बात जो कह रहे हैं निश्चित रूप से राजनीतिक दल चाहता है कि जनहित के मुद्दों को उठाए और उसके माध्यम से जनता का विश्वास जीत के फिर से अपनी सरकार बनाए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार गिराई कैसे, क्यों गिर गई, ये भी तो एक सवाल है। बनी बनाई सरकार कांग्रेस की कैसे गिर गई, ये भी एक चिंता का विषय है। बड़े बड़े नेता लोकसभा चुनाव हार गए, इसको लेकर के बात आती है कि अपनी सीट क्यों नहीं जीत पाए। ये तमाम प्रकार की करते हुए इसके साथ ही केडर बेस्ड पार्टी की बात भी टीएस सिंहदेव ने कही कि हमको केडर बनाने के काम है संगठन में का। लेकिन अभी उसका कांग्रेस किस ढंग से उपयोग करते टीएस सिंहदेव का। और दीपक बैज निश्चित रूप से आदिवासी युवा नेता के रूप में अभी तो कह रहे हैं कि कोसों दूर है, लेकिन 4 साल यदि वो अध्यक्ष रहते हैं और इसी तरह से काम करते रहेंगे तो सीएम पद के कितने नजदीक पहुंच जाएंगे ये कहना ज्यादा कठिन नहीं है, कहा जा सकता है, क्योंकि अब भाजपा ने आदिवासी मुख्यमंत्री बना दिया है। दूसरी चीज यह है कि कांग्रेस में भीतर देखेंगे तो पहले 4 नेता थे, चरणदास महंत, भूपेश बघेल, ताम्रध्वज साहू और टीएस सिंहदेव। इनमें से चारों में से वहां क्या हुआ कि कांग्रेस में तो आप देख भी रहे हैं कि जैसे जो 2.5 साल की बात है, ये सब हाईकमान तय करता है कि कांग्रेस में कौन मुख्यमंत्री रहेगा। तो ये उसमें भूपेश बघेल भी हो सकते हैं, टीएस सिंहदेव, कोई भी नया भी बन सकता है। जैसे भाजपा में अभी चौंकाने वाला नाम का चल रहा है, तो चौंकाने वाला नाम क्या कांग्रेस में भी चल सकता है कि ये हाईकमान पर निर्भर करता है कि किसको किस पद पर देना है। विभिन्न प्रकार के समीकरण को लेकर के ये तय होता है, जहां तक अभी तक समझ में आता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भाजपा को एक अवसर मिल रहा है इसको लेकर के कि कांग्रेस में किस प्रकार से नेताओं की बयानबाजी, मुझे लगता है कि बयानबाजी का लाभ भाजपा को मिल रहा है। इस तरह की बयानबाजी के जगह में एक एकजुटता की जो बात टीएस सिंहदेव कर रहे हैं, क्या सभी नेता मिलकर बात कर सकते हैं? क्या सरगुजा क्षेत्र में ही जो 14 के 14 आप जीते थे फिर हार गए, तो इसके धनंजय जी मौजूद है, जिम्मेदार नेता हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, जिम्मेदारी के साथ अपनी बातों को रखते हैं। धनंजय जी, दूसरी लाइन केके जी ने कहा कि एकजुटता को लेकर सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस के सारे नेता, बड़े नेता, 4-5 नाम भी इन्होंने गिनवाए हैं, सारे बड़े नेता एकजुट होकर एक स्वर में क्या इस बात को कह सकते हैं कि हमारा लक्ष्य केवल सरकार बनाना है, मुख्यमंत्री नहीं? देखिए अवधेश जी, असल में होता क्या है कि कांग्रेस में गुटबाजी की जो बात है ना, वो जो भारतीय जनता पार्टी के जो आईटी सेल जो प्रसारित करती है, उसी ट्रैप में बाकी सब लोग फंस जाते हैं। कांग्रेस पार्टी में कभी भी आप देखेंगे मन मुटाव नहीं रहा है। सभी की अपनी इच्छा होती है, सभी की अपनी कामना होती है और सभी मेहनत करते हैं। अभी आपने देखा ना दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव में सारे नेता एकजुटता के साथ चुनाव लड़े हैं, कार्यकर्ता वहां साथ में थे। हम विधानसभा चुनाव में एकजुटता के साथ चुनाव लड़े हैं, लोकसभा चुनाव में लड़े हैं, परिणाम ठीक है हमारे विपरीत आया, हमारे अपेक्षाओं के खिलाफ आया है। पर क्या कांग्रेस में हमेशा ये बात कहना, पत्रकार हैं वरिष्ठ के शर्मा जी की, एकजुटता की कमी है, तो कहाँ एकजुटता की कमी है ये भी पत्रकार महोदय क्लियर करना चाहिए। दूसरी बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के बारे में लोग इसलिए बोलना नहीं चाहते, उनको डर सताता है। आप देख लीजिए पूरे देश में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलावा तीसरा किसी का है क्या, लेकिन उसमें एकजुटता है कि नहीं बोल नहीं सकते कोई, क्योंकि वो डर भय पैदा कर देते हैं। ईडी भेज देंगे, सीबीआई भेज देंगे, कभी ताकत में है। आपने पूरे देश ने देखा है ना भाई, कैसे अमित शाह जी ने जेपी नड्डा जी को मन से धकेलते हुए साइड किया था। तो खैर भारतीय जनता पार्टी को आंतरिक मामला है। दूसरी बड़ी बात, अभी राजू भाई बोल रहे थे चक्रवर्ती जी कि इनके यहाँ वो स्थिति नहीं है कि तय क्या होगा, और बहुत सारी बातें कही है कि सरकार नहीं बने, मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ, अरुण साहू जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सदस्य बनाए गए। साहू समाज के वोट पाने के लिए पूरा भाजपा ने ये कहा कि अरुण साहू जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अरुण साहू जी जैसा भी झूठ फरेब आरोप लगाकर संघर्ष किए, परिणाम कांग्रेस भाजपा के पक्ष में आया। लेकिन क्या हुआ, अरुण साहू जी को क्या मुख्यमंत्री बनाए क्या? ठीक भाई, मेहनत किए अरुण साहू जी, विजय शर्मा जी, और बनाया किसको गया? विष्णु साय जी को। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में तो 2 लोगों की मोनोपोली चलती है। आप किसी भी भाजपा के विधायक को अकेले में पूछेंगे कि भैया गोपनीय बात रहेगी क्या विष्णु साय जी को मुख्यमंत्री बनाने का आप पक्ष में थे, वो बोलेंगे नहीं, वो तो मेहनत ही नहीं किए थे। तो चीजें तो बराबर है ना, हमारे यहाँ हो गया तो इनको दिखता है, अरे आपके घर में क्या हो रहा है तो देख लो। 1 सेकंड दीजिएगा। और उस दौरान मुझे तो ये बात भी पता चला था, जो चर्चा का विषय रहा, कि एक भाजपा के बड़े नेता के पुत्र ने
सुसाइड करने का प्रयास किया था, क्योंकि उसके पिता को मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया था। पता नहीं कौन भाजपा नेता, मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत चर्चाएं बाजार में गर्म रही। संभवतः राजीव जी जानते होंगे, लेकिन धनंजय जी आपने एक बात कही कि केके जी को बताना चाहिए कि कांग्रेस में कहां पे गुटबाजी है। केके जी ने दरअसल गुटबाजी की बात नहीं कही, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, एक बार रिवाइंड करके हम सुन लेंगे अगर लगेगा तो। केके जी ने कहा कि क्या सारे नेता एक साथ एक स्वर में बोल सकते हैं। मैं लौटूंगा आपके पास, मैं राजीव जी का रुख कर लेता। राजीव जी, बीजेपी की आईटी सेल एक ट्रैप फंसाती है और उस पे लोग फंस जाते हैं और कांग्रेस पे गुटबाजी का आरोप लगा देते हैं। जरा जवाब दीजिए, क्यों ऐसा करते हैं आप लोग? आईटी सेल निश्चित रूप से अपना काम करती है, पार्टी का प्रचार ये प्रसार काम करती है, प्रचार प्रसार करती है। अच्छा। अब कांग्रेस की गुटबाजी, देखिए मुझे शोभा नहीं देता कि मैं कांग्रेस के बारे में टिप्पणी करूं, लेकिन निजलगिप्पा का इतिहास अगर आप देखेंगे, वीवी गिरी को जब राष्ट्रपति बनाना होगा तो हर्ष कांग्रेस अलग से बनी, इंदिरा कांग्रेस अलग से बनी, से लेकर शरद पवार किस प्रकार से नेशनल कांग्रेस पार्टी अलग किया, ममता बनर्जी ने अलग किया, तो पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, उत्तर से लेकर पूर्व तक कांग्रेस का इतिहास है कि कांग्रेस बिखरती है, टूटती है और क्षेत्रीय दल में परिवर्तित हो जाती है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, आखिरी मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर राय साहब थे। 35 वर्षों बाद फिर से जब आई तो ममता बनर्जी आई, कांग्रेस की सरकार नहीं आई। जोगी जी यहाँ पर थे, कहते थे कि मेरी हर बातें सोनिया गांधी जी तय करते हैं। जोगी जी अलग हो गए, विद्याचरण जी अलग हो गए। तो ये देखिए, ये इतिहास, ये कांग्रेस की सियासत की विरासत है। कांग्रेस खंडित होती है और आज कांग्रेस पार्टी अच्छी पार्टी, पुरानी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब क्षेत्रीय पार्टियों की समन्वयक बन गई है। जिस कांग्रेस पार्टी को आज देश के मुख्य विपक्ष के होने के नाते सदन से सड़क तक के लिए आना चाहिए था, उस कांग्रेस पार्टी की सियासत अब केवल क्षेत्रीय पार्टियों के साथ संयोजन करना, युगलबंदी करना, बस इतना ही रह गया है। जबकि उसी तर्ज पर टीएस सिंहदेव जी भी, जो अच्छा दिखता है भारतीय जनता पार्टी सरकार का, उसकी प्रशंसा करते हैं। टीएस सिंहदेव जी अपनी पार्टी की कहते हैं कि सब अपने में लगे रहे, कोई सामंजस्य नहीं है पार्टी के अंदर, तो उन्हें हाशिए पर खड़ा करने की कोशिश की जाती है, जिस प्रकार विद्याचरण शुक्ल जी के साथ केके जी के पास जाऊंगा, उससे पहले धनंजय जी को जवाब दे रहे। धनंजय जी संक्षेप में, फिर मैं केके जी का रुख करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बताया कि कांग्रेस से कौन से लोग टूट के अलग अलग पार्टी बनाए, बिल्कुल, पर भाजपा के नेता ये नहीं बता पाए कि जनसंघ पहला नाम था भारतीय जनता पार्टी का, ये जनता दल के साथ मिले, जनता दल को खा गए। और अभी आप देख लीजिए ना, भारतीय जनता पार्टी जितने लोगों क्षेत्रीय राजनीतिक दलों से गठबंधन किए, सारे का अस्तित्व समाप्त होने के कगार पर खड़ा हुआ है। हमसे लोग टूट के नया बनते हैं, अबे जिनसे जुड़ते हैं उनको भाजपा खा जाती है, निकल जाती है, वर्चस्व खत्म कर देती है। राजीव जी आप जवाब दे दीजिएगा, लेकिन मैं पहले केके जी का रुख कर रहा हूं। केके जी, ठीक है, मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा चल रही है, संगठन को लेकर चर्चा चल रही है, एकजुटता पे भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि जो दूसरा लाइन महत्वपूर्ण है कि क्या प्रदेश में विपक्ष जिस भूमिका में होनी चाहिए वो भूमिका विपक्ष की दिखाई पड़ती है? जो अग्रेसन, जो तेवर, जो कलेवर दिखना चाहिए वो दिखाई पड़ता है आपको? एकजुटता को जोड़ते हुए जवाब दीजिएगा आप केके जी। निश्चित रूप से दीपक बैस के नेतृत्व में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, चाहे किसानों की समस्या को लेकर हो, चाहे कानून व्यवस्था को लेकर, तमाम प्रकार से सड़क से लेकर सदन तक। लेकिन चुनाव जो हुआ है रायपुर दक्षिण का, उसमें क्यों पराजित हुई, इसके लिए जिम्मेदारी कौन है, ये कांग्रेस को भी देखना चाहिए और उसमें क्या सुधार किया जाता है। संगठन की केडर बेस की पार्टी कह रहे हैं तो बूथ स्तर से नीचे स्तर तक, जैसे पन्ना प्रभारी भाजपा बना चुके, उसमें अभी 4 साल समय आपको कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आत्ममंथन के जरिए आगे बढ़ने की आवश्यकता है, मुझे जो लगता है। और जो मैं एकजुटता की बात कर रहा हूं, ये टीएस सिंहदेव ने कहा है, एकजुटता को सफलता की कुंजी बताया है उन्होंने। इसके साथ यह कहा है, संगठित प्रयास और समर्पण के साथ हमारी सरकार बन पाएगी, ये उनका लाइन है। और जहां तक गुटबाजी की बात कहेंगे, जो मेरे को समझ में आता है, गुटबाजी की शुरुआत सरकार बनते ही जिसने भी 2.5 साल की बात रखी होगी प्रस्ताव, मुझे लगता है गुटबाजी वहां से शुरू हुई। यदि 2.5 साल की बात नहीं होती, भूपेश है तो भरोसा है, ये नारा चल गया था। फिर बाद में नारा में परिवर्तन की बात आती है, फिर टीएस सिंहदेव को अंतिम समय में आप उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। क्या कारण है कि सरगुजा में इस तरह से गुटबाजी नहीं तो और क्या है, बृहस्पति सिंह और इनके विवाद की बात आती है और 14 से 14 सीट आप हार जाते हैं। कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के को लेकर के बात आ सकती है, ईवीएम को लेकर बात आ सकती है, लेकिन अभी तो समय कांग्रेस को अपने आत्ममंथन और विपक्ष को
सत्ता पक्ष को घेरते हुए विपक्ष की भूमिका को कैसे मजबूत किया जाए, नगरीय निकाय चुनाव में कैसे आप फिर से जो आप अभी काबिज हैं उसको यदि बचा लेते हैं तो मुझे लगता है कि कांग्रेस बहुत कुछ अपने आप को शक्तिशाली प्रदर्शित कर सकती है, जो कि विधानसभा लोकसभा चुनाव और अभी उपचुनाव में जो रिजल्ट आया है उसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस को नए सिरे से जितने तमाम नेता हैं, 4 नेता ये अभी और नए नेता आप ला सकते हैं, अभी समय संगठन का चुनाव चल रहा है तो उसमें कैसे युवाओं को आप आगे ला सकते हैं, ये तमाम प्रकार के कांग्रेस को विचार करना है। भाजपा तो इंतजार कर रही है कि गुटबाजी इनकी बढ़े, आपस के नेताओं के बीच में खींचतान की जो बात आती, तमाम प्रकार की बातें, आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। लेकिन बिल्कुल सही कह रहे के जी, बतौर विश्लेषक, बतौर टिप्पणीकार बिल्कुल उनकी चिंता जायज है कि लोकतंत्र में उत्साह तभी आएगा जब पक्ष विपक्ष दोनों ताकतवर होंगे, दोनों हमलावर होंगे। विधानसभा के चुनाव 72 सीट वाली कांग्रेस की सरकार निकल जाती है, 35 सीटों पे आ जाती है। लोकसभा में एकमात्र सीट छत्तीसगढ़ से, और उपचुनाव में आपने कहा और लोगों ने देखा भी कि कांग्रेस सबसे बेहतर चुनाव लड़ी दक्षिण का। राजीव जी उससे सहमत होंगे, लेकिन परिणाम 46,140 वोटों से कांग्रेस पिछड़ गई। निकाय के चुनाव है सामने। धनंजय जी देखिए, के शर्मा जी की एक बात को मैं गंभीरता से सुन रहा था कि एक उप मुख्यमंत्री कांग्रेस सरकार में बना दिया गया, तो और उसको गुटबाजी का प्रमाण बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में तो 2 उप मुख्यमंत्री बना दिए गए, क्या वो गुटबाजी नहीं है? सुनिए ना, सुन लीजिए ना, विषयांतर हो रहे। उन्होंने पहले की बात कही है, तो पहले दिन से बना दिया गया ना, बनाया गया। यहाँ बीजेपी में पहले दिन से बना दिया गया, तभी तो बनाया गया ना। असंतोष है, विष्णु साय के खिलाफ असंतोष है, तभी तो बनाया गया ना। पहले दिन से बनाया गया ना, बनाया गया ना, पहले दिन से बनाया गया ना। खाली यहाँ नहीं, महाराष्ट्र में भी बनाया गया। महाराष्ट्र में 2 गठबंधन के दल है, महाराष्ट्र में 2 गठबंधन के दल है भाई। राजस्थान में इनकी सरकार है, वहां के 2 मुख्यमंत्री बनाए, तो चीजें सामने। अगर कांग्रेस पार्टी में हो जाए तो गुटबाजी है, और भारतीय जनता पार्टी में हो जाए तो अनुशासन है। ये बड़ी अजीब विडंबना हो गई है। दूसरी बात, मैंने कहा ना कि कांग्रेस के एक एक नेता और एक एक कार्यकर्ता संगठन से जुड़े हुए हैं, संगठन के मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। और आप देखेंगे 1 साल के भीतर ये विष्णुदेव की साय की सरकार इतनी अलोकप्रिय हो चुकी है, चाहे धान खरीदी का मसला हो, चाहे बिजली की महंगाई का मामला हो, चाहे बढ़ते अपराध का विषय हो, या अन्य जो वादे जो उन्होंने पूरा नहीं कर पाया हो, युवाओं के रोजगार का विषय हो, हमारे सारे नेता और कार्यकर्ता लगातार सड़कों पर हैं। ये तो मजबूत विपक्ष की प्रमाण है ना कि सरकार को बार बार बैकफुट पे आना पड़ रहा है। अभी धान खरीदी पे आप ले लीजिए, कांग्रेस जिस दिन से आवाज उठा रही है, लगातार सरकार जो है कलेक्टरों को पत्र लिखकर सुव्यवस्था सुधारने की बात कर रहे हैं। हम विपक्ष में है तभी तो आवाज को उठाए है ना, और हमारे आवाज को ही सरकार ने माना है, इसलिए कलेक्टरों को बार बार जवाब ले लेते। राजीव जी जवाब दे दीजिए कि कांग्रेस तो विपक्ष की भूमिका में है धरातल पे, और आप लोग मजबूर हो रहे हैं अपने निर्णयों में संशोधन करने के लिए, अपने आदेशों में परिवर्तन करने के लिए। जवाब दीजिए जरा, क्या वास्तविक में स्थिति है? आपको लगता है कि 1 साल की सरकार के बाद आज की तारीख पे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रही है? देखिए, यही तो लोकतांत्रिक मूल्य है कि जो 4 स्तंभ है उसमें अगर हमारा विपक्ष भी एक स्तंभ है, मीडिया एक स्तंभ है, वो अगर किसी घटना पे या किसी आदेश पर अगर उसकी आलोचना करे और उसको अव्यावहारिक बताए, उसे व्यवहारिक लाने के लिए अगर सरकार निर्णय लेती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, राहुल गांधी जी कहते हैं कि देश में आपातकाल हो गया है, विपक्ष की सुनी नहीं जाती। यहाँ देखिए, धनंजय जी स्वयं कह रहे हैं कि विपक्ष की बात को सुनकर इन्होंने रेक्टिफाई किया, चीजों को समायोजित किया। नहीं, सब कोई सुनते हैं मोदी, नहीं सुनते हैं ना। नहीं, आप बात पूरी कर लीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने नहीं, इलेक्शन बॉन्ड पे जो कहा विपक्ष ने, कोर्ट ने उसे बात को सुना, हमेशा सुनती है। हम नहीं आपातकाल थोपने वाले, हम नहीं है प्रेस की बिजली काटने वाले, हम नहीं है जो विज्ञापन काट दे। नहीं, तो सुनिए, तो ये जो आपके अवधेश जी, एक सुन लीजिए, मैं ओवरलिपिंग नहीं कर रहा था, आपसे उम्मीद करता हूं कि सुनेंगे। नहीं, दूसरी बात, अवधेश जी जो आपका जो ये पट्टी चल रही बहुत शानदार है, न सूत न कपास जुलाहो में लट्ठम लट्ठा। अरे भैया, अभी तो हमारी सरकार की शानदार आगाज हुई है, आरंभ से अंत तक देखिएगा। अंत इतना शानदार होगा कि लोग, जैसे 3 वर्ष डॉक्टर रमन सिंह ने हैट्रिक खेला था, अभी विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में भी 3 कार्यकाल और मिलेगा, 15 वर्ष और है।
और आप लोग जिस प्रकार से दूसरे राज्यों में विपक्ष में है, हरियाणा में है, बाकी राज्यों में है, आपको भी रहना पड़ेगा। तो पहले अपने संगठन को ठीक करिए, लोगों से करीबी होइए। ये जो वर्ग संघर्ष चल रहा है आपके पार्टी में, जो वर्ग संघर्ष चल रहा है, तो नरेंद्र मोदी और योगी नाथ छत्तीसगढ़ बोल रहा है, बाबा बाबा डोल रहा है, तो पहले बाबा जी को संभाल लीजिए, दाऊ जी को संभाल लीजिए, दीपक बैन जी को संभाल लीजिए और चरणदास महंत जी को संभाल लीजिए। तो अपने नेताओं को संभाल लीजिए। ठीक है, मैं एक बार जब केके जी के पास जा रहा हूँ, मैं केके जी के पास जा रहा हूँ। ठीक है धनंजय जी, मैं एक बार केके जी के पास फाइनल कमेंट के लिए जा रहा हूँ, फिर समय रहा तो लौटूंगा। केके जी ठीक है, दोनों ही दल कमर कस के मैदान में उतरी हुई है, कोई किसी से कम नहीं है। ये बात सदन से सड़क तक और स्टूडियो से अखबारों तक दिखाई पड़ता है। लेकिन सवाल यही है कि इतनी जल्दी मुख्यमंत्री की चर्चा क्यों होने लगी? वही पहला सवाल घूम फिर के, क्यों मुख्यमंत्री की चर्चा होने लगी? क्या कांग्रेस के भीतर ऑल इज वेल की स्थिति दिखाई पड़ती है आपको? देखिए, कांग्रेस में निश्चित रूप से मैं पहले ही कहा हूं कि जितने बड़े नेताओं को उसको कांग्रेसी किस रूप में लेते हैं वो अलग विषय है, लेकिन एकजुटता की जो बात टीएस सिंहदेव ने कही, उन्हीं के शब्दों को कह रहा हूं कि यही एक कुंजी है सफलता की। दूसरी चीज जो सवाल आया उसका जवाब भी दे दूं कि मुख्यमंत्री और दो मुख्यमंत्री बनाने के बाद तो मुझे जो समझ में आता है, यहाँ आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया तो एक ओबीसी वर्ग का उप मुख्यमंत्री बना दिए, एक सामान्य वर्ग का उप मुख्यमंत्री बना दिए, और ये चौंकाने वाला नाम जो चल रहा है भाजपा में अभी, उसके अंतर्गत कह सकते हैं। कांग्रेस के भीतर इस तरफ से कोई बात नहीं थी। जब मुख्यमंत्री पद के लिए बात आई तो दो नाम क्या तय कर रहे हैं, उसमें 2.5 साल की बात हुई होगी, तो क्योंकि किसी भी वरिष्ठ नेता ने चीज स्वीकार नहीं किया है 2.5 साल की कोई बात हुई थी कि नहीं हुई थी। 4 लोग थे, 2 नाम पहले आए, महंत जी कुछ बात कहे थे इसमें, लेकिन ये चीज का नहीं आना चाहिए। मेरे कहने का मतलब, जब आपके पास इतने भारी बहुमत 68 विधायकों के साथ आप सत्ता में आए थे, तब एक मुख्यमंत्री जिसको जिम्मेदारी दे रहे हैं, फिर दूसरे को नाम लेकर के चर्चा या इस ढंग से बाहर बात चलना, मुझे लगता है पूरी तरह उसको रोक करके आगे करते तो भूपेश है तो भरोसा है इस मामले में अगर चलते तो एक नेतृत्व के साथ एक परिणाम आ सकता था। कुल मिला के यही है कि पिछली गलतियों को, पिछले कामों को देख के कांग्रेस सीख के, समझ के आगे बढ़ने का दावा कर रही है। चर्चा इस कदर पहुंच चुकी है संगठन में कि विस्तार से लेके, प्रचार से लेके अब मुख्यमंत्री के नामों पे या मुख्यमंत्री के रेस की भी चर्चा हो रही है। लेकिन सवाल वही उठता है कि अभी तो चुनाव में 4 साल बाकी है, महज 1 साल का समय अभी बतौर विपक्ष कांग्रेस का और बतौर सत्ताधारी दल बीजेपी का बीता है, और सिर पे नगर निकाय का चुनाव है। क्या नगर निकाय चुनाव को लेकर कुछ तैयारियां हैं या चर्चा आज से लेकर 4 सालों तक मुख्यमंत्री के नामों पे ही होती रहेगी? फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। राजीव जी आपका शुक्रिया, धनंजय जी आपका शुक्रिया, केके जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।